का थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आज हम देखेंगे हेस लो। हेस लो अर्थ कांस्टेंट हीट समेशन भी कहा जाता है। समेशन का मतलब समझ में आता है हम लोगों को? जोड़ना। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ये हेस लो ने क्या इसको स्टेटमेंट दिया, अब थोड़ा सा समझ लेंगे कि इट स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल ऑफ द मल्टीपल स्टेज और स्टेज ऑफ ए रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल चेंज। ये बोला, यहाँ पे हम इसको हिंदी में भी लिख दें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। किसी भी भौतिक प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब समझ में आता है, या रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा, ऊष्मा को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन किसी भी विधि या पदों में संपन्न हो, क्या हो? हमेशा बराबर होता है। ये क्या बोला कि अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं, चाहे उसको भौतिक विधि से बना रहे हैं या रासायनिक विधि से बना रहे हैं, समझ पा रही है? उसको अगर आप तोड़ तोड़ के भी बनाते हैं तब भी वहां पे लगने वाला जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर आप सीधे भी बनाते हैं तब भी वहां उतना ही क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। ये बातें जब हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगी? क्लियर होगा आपका। जब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे तब समझ में आ गया। यहाँ पे आपको सिंपल एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आप कोई सब्जी बनाते हैं, सपोज दैट आलू का सब्जी बना रहे हैं, ठीक? अब आलू का सब्जी आप बना रहे हैं तो आलू का सब्जी 2-3 तरह से बना सकते हैं आप। पहले तो आप आलू को बॉईल करेंगे, बॉईल करके उसको उतारेंगे, फिर उसको छिलका उतार के फिर सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका 2 स्टेप हुआ। क्या हुआ? एक बार आलू बॉईल करने में, फिर बॉईल किया हुआ को सब्जी बनाने में, 2 स्टेप आपका सब्जी बना। पहला और एक स्टेप ये हो सकता है कि आप फर्स्ट में ही आलू को क्या कर दें? काट दें और सीधे उसको क्या करते हैं? सब्जी बना दें। दोनों बना तो क्या? आलू का ही सब्जी। लेकिन इसका प्रोसेस आपका कितना था? 2, और उसका प्रोसेस कितना? 1। समझ पाई? लेकिन उसको बनाने में आपने जितना ऊर्जा लगाया है उतना ही ऊर्जा ये दोनों स्टेप को मंडल सब्जी बनाने में आपका एनर्जी खर्च होगा। बात समझ में आया? भाई मेरा बात पकड़ के? यही कौन कहता है? हेस कहता है कि किसी भी भौतिक प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया में जो इंथैल्पी में परिवर्तन होगा, चाहे वो किसी भी विधि में संपन्न हो, चाहे आप 2 विधि में संपन्न कराइए, 3 विधि में संपन्न कराइए या 10 विधि में संपन्न कराइए, क्या होगा? हमेशा बराबर होता है। बात पकड़ में आया यहाँ पे? चलिए आपको हम यहाँ पे जब एग्जाम्पल में चलेंगे तो शायद आप इसको बेटर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक? एग्जाम्पल में देखिए कि आपके पास में कोई रिएक्टेंट है। आपके पास में क्या है? कोई रिएक्टेंट है। उस रिएक्टेंट को आप क्या मान लेते हैं? A मान लेते हैं। अब इस रिएक्टेंट A से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम क्या मान लेते हैं? Z मान लेते हैं। मान के चल रहे हैं कि आपके पास में क्या है? एक रिएक्टेंट है। उस रिएक्टेंट को हमने A माना और अब इस रिएक्टेंट A से आप क्या बनाने वाले हैं? प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट का नाम हमने क्या दे दिया? Z दे दिया। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे बात क्या हुई कि आप A रिएक्टेंट से क्या बनाना शुरू किए? Z बनाना स्टार्ट किए और आप Z बना दिए, डायरेक्टली बना दिए। यहाँ पे आपका कोई गैपिंग नहीं है, सीधे A आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गया? आपका Z। तो यहाँ पे क्या बदला? चेंज इन इंथैल्पी। आपका यहाँ पे ऊर्जा बदला। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी जब बनाते हैं तो वो कच्चा रहता है क्या? उसको पकाते हैं तो उसका किसको चेंज करते हैं? एनर्जी को चेंज करते हैं। तो वो कच्चा रोटी से पक्का रोटी बन जाता है। तो A से आप उसी तरह से क्या बनाए? Z बनाए। तो यहाँ पे क्या बदला? आपका इंथैल्पी बदला। बोलिए, चेंज इन इंथैल्पी। समझ पाई? यहाँ पे बदला हुआ जो इंथैल्पी है, उस इंथैल्पी को आप क्या मान लीजिए? Q मान लीजिए। कितना एनर्जी यहाँ पे बदला? आपका Q एनर्जी बदला और आपका प्रोडक्ट क्या मिल गया? Z मिला। इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक? आप ध्यान से देखिए कि आप A को सीधे Z ना बना के पहले आप क्या बना दिए? B बनाए। समझ पाई?
फिर बी को क्या बना दिए, सी बना दिए, फिर सी बनाने के बाद में क्या बना दिए, जेड बना दिए। बात समझ में आ गया हुआ। ये इसको आप सेकेंड मेथड बोल दें। ये पहला तरीका से आप ए से जेड बनाए और इसको दूसरा तरीका से ए से क्या बनाए, जेड बनाए। क्लियर बात? यस सर। ध्यान दीजिएगा। चलिए समझते हैं फर्स्ट मेथड में। फर्स्ट मेथड में आपने क्या बनाया था, ए से जेड बनाए थे क्या? तब यहाँ पे आपको एनर्जी जो बदला था आपका वो कितना था, क्यू, यही था। यस सर। सेकेंड मेथड में आइए। सेकेंड मेथड का फर्स्ट स्टेप में आपने क्या बनाया था, ए से बी बनाया था। तो यहाँ पे जो आपका इंथैल्पी चेंज हुआ उसको हम डेल्टा H1 मान लेते हैं, है ना। और ये कितना था, Q1। सेकेंड स्टेप में आइए। आप सेकेंड स्टेप में क्या बनाए, B to C बनाए। तब यहाँ पे आपका जो एनर्जी बदला उसको हम डेल्टा H2 से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना एनर्जी चेंज हुआ आपका यहाँ पे, Q2। थर्ड स्टेप में आपने क्या बनाया, C to Z बनाया। इस केस में जो आपका इंथैल्पी बदला उसको हम डेल्टा H3 लिखेंगे। कितना बदला आपका, Q3। बात समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा। समेशन का मतलब जोड़ना। जोड़िएगा, क्या है आपके पास में, A प्लस B प्लस C। बात समझ में आया। यस सर। गिव, एरो का साइन लगाएंगे। बोलिए क्या है, B प्लस C प्लस Z। बात समझ में आया। यस सर। आपका डेल्टा H1 को हम यहाँ पे लिख दें क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए, इधर आपका क्या है, B, इधर क्या है, C। नहीं है कि नहीं है B, तो ये B से ये B, ये C है आपका, यस सर। ये C से ये C कैंसिल। आपको मिला क्या, A B। चाहे आप इधर से बनाइए तब भी वही है, उधर से बनाइए तब भी वही है। यही डिफाइन करता है कौन, हेस का नियम। बात पकड़ में आया होगा। तो यहाँ का जो आपका इस केस में डेल्टा H मिला वो किसके बराबर हो गया, बोलिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर हो गया। नहीं समझ पाई, डाउट है। नो सर। यहाँ पे आपका टोटल चेंज इन इंथैल्पी यानी कि डेल्टा H किसके बराबर हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नहीं समझ में आता है तो कैपिटल डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 लिखिए, उसी का तो वैल्यू है ये। क्लियर। यस सर। अकॉर्डिंग टू हेस लो, हेस का नियम क्या कहा था, बोलिए, Q, कैपिटल Q था ना हमारे पास, किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर। यही चीज यहाँ पे क्या होता है, प्रूव्ड होता है। डाउट है, पूछना है। अब हम एग्जाम्पल में चलेंगे, ठीक। ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है, लेकिन इसको हम रिएक्शन से उठाएंगे, ठीक। चलिए ये रिएक्शन से उठाएंगे, ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को। आपके पास में कार्बन है, ठीक। इस
कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ में क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। ये कार्बन है आपका, इसको किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, CO2 मिल जाता है। ये बात समझ में आता होगा। दूसरा स्टेप देखिए, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट मेथड है बनाने का। सीधे हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए और हमको क्या मिल गया, CO2 मिल गया। अब दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि यहां से आप केवल एक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएं। एक ऑक्सीजन का मतलब समझ में आता है, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, उस 2 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। समझ पाई बात को। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन का आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। चलिए, तब आपको क्या मिला यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कार्बन मोनोऑक्साइड से आप फिर एक ऑक्सीजन के साथ में क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, CO2 मिल जाता है। अब यहाँ पे वही वाली बात लागू होती है कि आप सीधे C और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए तो यहाँ पे CO2 मिला। यहाँ पे एक ऑक्सीजन और कार्बन को रिएक्शन कराए तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। इस कार्बन मोनोऑक्साइड से और एक रिएक्शन को दूसरा स्टेप में आप रिएक्शन कराए तब आपको क्या मिला, CO2 मिला। क्या बात समझ पाई। चलिए, आप पढ़ के रखे हैं कि जब आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कराते हैं तो यहां से आपका जो एनर्जी निकलता है वो कितना होता है, माइनस, जल्दी बताइए कितना निकलता है, 393.5 किलो जूल निकलता है। नहीं समझ में आया। अब देखिए मिला क्या, हाँ। कितना एनर्जी निकलता है, -393.5 किलो जूल निकलता है। ये आपका क्या हो गया, डेल्टा H। समझिएगा मेरा बात को बढ़िया से। चलिए, आप जब कार्बन के साथ में एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को रिएक्ट कराए तो आपको क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड मिला। तो यहाँ का एनर्जी को आप क्या मान लेते हैं, डेल्टा H1 मान लेते हैं। ठीक, अब ये एनर्जी तो आपको नहीं पता है, हमको फाइंड करना है। और यहाँ का एनर्जी को आप क्या मान लेते हैं, डेल्टा H2 मान लेते हैं। सपोज यहाँ का एनर्जी आपका 283 किलो जूल है। कितना है, 283 किलो जूल। लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इसका डेल्टा H2 कितना है आपका, -283.0 किलो जूल। ये माइनस का मतलब आपको समझ में आता है ना। ये माइनस किसको दिखाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। अब पढ़े हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दिखाता है ये। क्लियर। चलिए, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ के अनुसार समझिएगा बात, डेल्टा H किसके बराबर, हाँ, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर। अभी तो पढ़ चुके हैं आप। क्लियर। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ डेल्टा H1 फाइंड करना है। मतलब आप यहां से डेल्टा H1 को बाहर निकाल सकते हैं। अगर डेल्टा H1 को बाहर निकाल दें यहां से तो आपको क्या मिलने वाला है, बताइए जल्दी। डेल्टा H माइनस डेल्टा H2। क्लियर। आप ध्यान से देखिए कि डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H का क्या वैल्यू, -393.5। फिर बीच में क्या साइन,
जूल बाद में लिख देंगे, माइनस फिर डेल्टा H2 का क्या वैल्यू, माइनस 283.0 किलो जूल। यही है। तो डेल्टा H1 इक्वल टू माइनस 393.5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 283.0 किलो जूल इक्वल टू, बताइए हमको जल्दी, गुना भाग कीजिए, जोड़िए घटाइए। चलिए कितना, माइनस 110.5 किलो जूल, यही आएगा। मतलब डेल्टा H1 का वैल्यू आपको क्या मिल गया, माइनस 110.5 किलो जूल। आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल गया। कितना मिला, माइनस 110.5 किलो जूल मिल गया। आपने क्या बनाया था, चलिए ध्यान दीजिए, C प्लस O2, यही तो बनाए थे। क्या मिला था आपको, CO2 मिला था। डेल्टा H का वैल्यू क्या था, माइनस 393.5 किलो जूल था। पकड़ में आया बात। आगे आप इस स्टेप में आइए, नीचे तरफ C प्लस हाफ O2 क्या बना था आपका, CO ना। इस केस में आपका डेल्टा H1 आपको मिला, क्या मिला, माइनस 110.5 किलो जूल मिला। क्लियर। आगे फिर बढ़े हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड फिर किससे के साथ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला था, CO2। बताइए डेल्टा H2 का वैल्यू आपके पास में कितना, माइनस 283.0 किलो जूल। ये बात समझ में आती होगी। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, चलिए देखते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। हेस का नियम यही कहता है। डेल्टा H का क्या वैल्यू, माइनस 393.5 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा H1 का क्या वैल्यू, माइनस 110.5 किलो जूल, बीच में क्या साइन प्लस, डेल्टा H2 का क्या वैल्यू, माइनस 283.0 किलो जूल। समझ में आ गया। आगे ध्यान दीजिए, और माइनस 393.5 किलो जूल इक्वल टू, ये माइनस में आपका प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये माइनस में रहेगा, ये दोनों को जोड़िए जल्दी, कितना मिलेगा, माइनस 393.5 किलो जूल मिल जाएगा। मिला क्या आप लोगों को, अब बात समझ में आया है इसका लो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी भौतिक प्रक्रम या रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा यानी कि इंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन किसी भी विधि या पदों में संपन्न हो, क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये बातें यहाँ पे आपको प्रूव होती हुई नजर आती है कि नहीं। इधर एक ही पद में संपन्न हुआ था, इधर हमारा दो पद में संपन्न हुआ था, लेकिन दोनों का एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाई दिया, सेम। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आता है ना। ये नेगेटिव साइन किसको दिखाया, कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, बस इसको दिखाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका ये मतलब हुआ। सिर्फ नेगेटिव साइन किसको दिखाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। क्लियर होगी बात। ये कहलाता है आपका हेस का नियम। डाउट है, चलिए
लैटिस एनर्जी। लैटिस हिंदी में इसको बोलना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा। हो गया? Yes, sir. मेरे बात को ध्यान से सुनना कि जब दो अपोजिट आयन का मतलब समझ में आता है आपको कि एक में प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो। दो अपोजिट आयन आपस में कंबाइन कर एक मोल पदार्थ की निर्माण करता हो तो उस समय से निकलने वाली एनर्जी आपका क्या कहलाता है? लैटिस एनर्जी कहलाता है। बात पकड़ में आया? और एक बार बताएं कि विपरीत आयन प्लस और माइनस आपस में जब जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तब उस समय एक मोल पदार्थ का निर्माण होता है। उस समय कुछ मात्रा में क्या निकलती है, रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम लोग? लैटिस एनर्जी कहते हैं, जालक ऊर्जा कहा जाता है। बात समझ में आया? चलिए लिख लीजिएगा। द एनर्जी रिलीज पकड़ पाई बात को? Yes, sir. एक मोल पदार्थ बनाने में वो पदार्थ कैसा रहेगा आपका? क्रिस्टलिन सॉलिड। चीनी को देखें ना, Yes, sir. वो चीनी आपका क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्रिस्टल। उस पदार्थ को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट आयन, उल्टा आयन से एक प्लस और एक माइनस को जोड़ेंगे, तब हमारा क्या होगा? कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? लैटिस एनर्जी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? Yes, चलिए sir. ध्यान दीजिएगा इधर। सपोज आपके पास में एक रिएक्टेंट है, इसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? Yes, sir. इसकी स्टेट को भी हम क्या मान लेते हैं? गैस मान लेते हैं। किसी को रिएक्शन कराने के लिए या आपको लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए। सॉलिड में कोई लिक्विड मतलब रिएक्शन होता है क्या? No, sir. होता है? नहीं होता। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया जिसमें कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। प्लस दूसरा हम और एक रिएक्टेंट लिए बी, इसमें कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। सपोज ये भी क्या है? गैस है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये अपोजिट आयन हुआ, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों आपस में क्या करेगा? कंबाइन करेगा। कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? वन मोल ऑफ सब्सटेंस बनाएगा। वो सब्सटेंस कैसा रहेगा? क्रिस्टल सॉलिड। मतलब आपको क्या दिखा बनाएगा यहाँ पे? AB बनाएगा। समझ पाई? और साथ में आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। कैसा एनर्जी देगा? लैटिस एनर्जी। इसी को तो लैटिस एनर्जी कहते हैं। Yes, sir. पकड़ में आ गया होगा बात। Yes, sir. अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लें कि आखिर में आपको ये लैटिस एनर्जी बना, तो इस लैटिस एनर्जी को आप कैसे मेजर करेंगे? आपने अपोजिट आयन को कंबाइन कराया, कंबाइन कराने से आपको एक मोल क्रिस्टलिन सॉलिड का निर्माण हुआ और साथ में क्या निकला? वहां से एनर्जी निकला। उस एनर्जी को किसके नाम से जाने? लैटिस एनर्जी से। तो कितना एनर्जी निकला? समझ पा रही है? तो उस एनर्जी को मेजर करने के लिए एक यहाँ पे नाम दिया गया जिससे हम लैटिस एनर्जी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इसका नाम है हमारा बॉर्न-हेबर साइकिल। क्या नाम है? बॉर्न-हेबर साइकिल। इससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। लिख दीजिएगा, टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक ना? Yes, sir. कि लैटिस एनर्जी को किससे हम
मेजर करते हैं। नाम क्या है? बोर्न-हैबर साइकिल। क्लियर हो गई बात? लेटिस एनर्जी, कुछ बातें आपको बताते हैं हम। ये तो हमारा जनरल टर्म पे था, हमने क्या लिया था? ए और बी लिया था। समझ पाई? चलिए देखते हैं क्या बना दें आपके लिए हम लोग। NaCl का फॉर्मेशन करा देते हैं। किसका फॉर्मेशन करा दें? NaCl यानी कि नमक का फॉर्मेशन करा दें। समझिएगा पॉइंट को, ठीक? आपने सोडियम देखे हैं? सोडियम में सोडियम कैसा होता है? सॉलिड होता है। समझ पाई? प्लस Cl2, यहाँ पे कितना Cl है? 2 Cl है। इसका आगे अगर हम क्या डाल दें? हाफ, तो आपके पास में अब कितना Cl हो गया? 1 Cl। हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आपको क्या मिल गया? NaCl। बात समझ में आया? अभी ये जो NaCl आपको बना, ये किस केस में है? सॉलिड में। और साथ में आपको क्या दिया? लेटिस एनर्जी दिया। उस लेटिस एनर्जी को भी हम डेल्टा एच से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं समझने के लिए। समझ पा रही है? अब यहाँ पे ये डेल्टा एच दिया तो कितना दिया हमको नहीं पता, क्योंकि अभी हम मेजर नहीं किए हैं। बात समझ में आ रहा होगा? चलिए, अब पहले ही हम बोल चुके थे, क्या कोई सॉलिड में है तो रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Na आपका क्या है? सॉलिड है। तो रिएक्शन कराने के लिए हमको उस सॉलिड को क्या बनाना होगा? क्या बनाना होगा? लिक्विड बनाना होगा ना, तभी तो रिएक्शन करा पाएगी। क्या सॉलिड से सॉलिड की रिएक्शन करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। तो इसको हम क्या कराते हैं? लिक्विड बनाते हैं। सॉलिड से क्या बनाएंगे? लिक्विड बनाएंगे। अब मेरा बात को एकदम परफेक्ट समझेगी, अदरवाइज केमिस्ट्री गोल हो जाएगा। समझ पा रही है? कि आपके पास में Na सॉलिड है, हमको क्या बनाना है? इसको लिक्विड बनाना है या गैस बनाना है? लिक्विड में रिएक्शन कराएंगे या गैस में रिएक्शन कराएंगे? तब इस सॉलिड में हमको क्या चाहिए? कि ये हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाए। एनर्जी चाहिए, तो वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड या गैस में। चलिए हम यहाँ पे एक एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी को हम क्या मान लेते हैं? S। उस एनर्जी को हम क्या मान लेते हैं? S। S का मतलब हुआ आपका, यहाँ पर हम लिखते चलें, ठीक? ध्यान दीजिएगा, S का मतलब क्या हुआ? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन का हिंदी समझती है? ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है? कि वो प्रोसेस कि कोई पदार्थ सीधे सॉलिड से गैस में परिवर्तन हो जाए। जैसे कि नेप्थोलिन बोल देखिए, कपूर देखिए, कपड़ा में डालने वाला, दुकान में लेके जाती है तो सॉलिड रहता है, गैस रहता है। जब उसको कपड़ा में डालती है तो लिक्विड बनता है कि सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने क्या दिया? S दिया। S का मतलब क्या हुआ? सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी दी है किसमें? Na में। तो Na लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा? नहीं पकड़ में आया बात? सब्लिमेशन का क्या मतलब? ऊर्ध्वापातन किसको कहते हैं? जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में परिवर्तन है, इसी को कहते हैं क्या? तो इसमें आप सब्लिमेशन एनर्जी दिए, आपके पास में सोडियम है सॉलिड में, तो ये सोडियम अब लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा? गैस बनेगा। नहीं बनेगा? क्योंकि हम सब्लिमेशन एनर्जी दिए, और सब्लिमेशन एनर्जी का काम क्या है? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कराना। बात समझ में आया? लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। क्यों? क्योंकि हमने सब्लिमेशन एनर्जी दिया। बात समझ में आ गया? अब आपको Na का क्या मिल गया? गैस मिल गया। पकड़ पाई बात को? अब बताइए कि Na जब सॉलिड में था और सब्लिमेशन एनर्जी दिए, सब्लिमेशन एनर्जी दिए तभी ना वो बना। तो Na गैस बन गया। तब बताइए कि इसका एनर्जी घटा कि बढ़ा?
घटा। ये Na सॉलिड था, इस Na सॉलिड में आपने एनर्जी दिया, इंथैल्पी दिया। इंथैल्पी का क्या मतलब समझते हैं? एनर्जी आपने दिया, तब वो सॉलिड से क्या बन गया? गैस बना। तो यहाँ पे इसका एनर्जी घटा कि बढ़ा? बढ़ा। बढ़ा। कैसे घटेगा? हाँ, गैस में परिवर्तन हुआ मतलब उसका एनर्जी बढ़ा, तभी तो गैस में परिवर्तन हुआ। नहीं समझ पाई? तो यहाँ पे इसका एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। याद रखिएगा पॉइंट। चलिए अब ध्यान दीजिए बात कि यहाँ पे आपका Cl2 अभी मान के चलिए 2 टाइम है। क्या 2 टाइम है? इसको अगर हम 1 लेके लाते हैं तो यहाँ पे कैसा एनर्जी लगेगा आपका? B एनर्जी लगेगा। B का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? अलग करने वाला ऊर्जा। एसोसिएशन का मतलब मिलाने वाला, डिसोसिएशन का मतलब अलग करने वाला, यानी कि बिछुड़ने वाला, है ना? समझ पा रही है? तो यहाँ Cl2 से Cl बना, मतलब इसको क्या कर दिया? ये डिसोसिएट कर दिया, अलग कर दिया। तो कैसा एनर्जी लगा? डिसोसिएशन एनर्जी लगा। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब यहाँ पर भी आपका एनर्जी जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। आप एनर्जी दिए तभी तो क्या हुआ? ये अलग हुआ। बात पकड़ में आ रहा है? चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा। लेटिक्स एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है? अपोजिट आयन के मिलने से हमारा क्रिस्टल सॉलिड का निर्माण होता है। क्या अभी तक यहाँ पे हमारा आयन है? आयन यहाँ पे नहीं है। आयन है? नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? आयन बनाएंगे। इसको आयन बनाने के लिए यहाँ पे हम और एक प्रकार का क्या देंगे? एनर्जी देंगे। वो एनर्जी कहलाएगा आपका Ie एनर्जी। Ie यानी कि Ie का पूरा नाम क्या हुआ? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। Ie का पूरा नाम क्या हुआ? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लिख लिए? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसमें हमने और एनर्जी दिया तो इसका एनर्जी क्या हो गया? और बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? Na+ का गैस मिल जाता है। आयन दिए ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी दिए। क्लियर? अब यहाँ पे आपका Cl में क्या देंगे हम? हाँ, यहाँ पे क्या देंगे? Ea देंगे। समझिएगा पॉइंट को। क्या देंगे? Ea। Ea का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गेन। गेन का मतलब बढ़ना। गेन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो उसको प्लस में से दिखाते हैं या माइनस से दिखाते हैं? बताइए। जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है उसको पॉजिटिव से दर्शाते हैं या नेगेटिव से दर्शाते हैं? थोड़ी सी सवाल। क्लोरीन का 17, Cl- का 18। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका मतलब माइनस। समझ पाई बात को? तो इस तरह से इस क्लोरीन पे आपका क्या चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। बात समझ में आता है? ये भी क्या बन गया आपका? गैस। क्लियर? अब इतना होने के बाद चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ये दोनों अब आपस में रिएक्शन करा सकता है? कराएगा कि नहीं कराएगा? क्योंकि हमारा लेटिक्स एनर्जी वही डेफिनेट करता है कि अपोजिट आयन। ये दोनों रिएक्शन कराया और आपको NaCl दे दिया। बात पकड़ में आया? और इसी लोग इसके नाम से जानते हैं लैटिस एनर्जी। ये दोनों जब रिएक्शन कराएंगे
तो ये सारे कितना एनर्जी हमने यहाँ पे दे रखा है लोगों को, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये जब हम एनर्जी को दे के रखे हैं, वो एनर्जी को क्या करेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी तो NaCl बनेगा। और वही छूटा हुआ एनर्जी यहाँ पे क्या कहलाएगी, आपका लैटिस एनर्जी कहलाएगा। बात पकड़ में आया? तो ये था आपका लैटिस एनर्जी। मतलब साफ साफ अगर इसको लिखना चाहेंगे आप तो लिख सकते हैं कि Na प्लस Cl माइनस गिव क्या दिया, NaCl प्लस लैटिस एनर्जी। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। हाँ, यहाँ पे डेल्टा H का मतलब कोई भी एनर्जी है। डेल्टा H को रिप्रेजेंट करता है एनर्जी के लिए, समझी। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, L फॉर लैटिस, E फॉर एनर्जी। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है, लैटिस एनर्जी मिल जाता है। डाउट है? ये था आपका क्या, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन क्या बोला, द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फॉर्म। कब बनेगा ये, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिट आयन, उल्टा आयन। देखिए ये माइनस और ये प्लस, कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही। सबको हैप्पी होली।